हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। दोस्तों यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे जो साथी हैं, चाहे वो इस समय ट्रेनिंग कर रहे हो या ऐसे भी वीडियो के माध्यम से जो मेरे को देखते हैं, उनके बहुत सारे डाउट हैं एनओसी को लेके रिगार्डिंग कि अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही है तो हम एनओसी किस प्रकार से लें। क्योंकि देखिए अभी रीट का रिजल्ट आया है, तो रीट के रिजल्ट के लिए एनओसी किस प्रकार से लें, या अगर कोई और भी रिजल्ट आता है तो रेलवे किस प्रकार से एनओसी देगी, इस वीडियो में यहाँ पर जानेंगे। और एनओसी के सामान्य नियम है उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों जब आप रेलवे के अंदर भर्ती होते हो ना, तो आपको दोस्तों एनओसी के लिए किस प्रकार से अप्लाई करना होता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। देखिए रेलवे के अंदर कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके अंदर ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती, लेकिन कुछ पोस्ट ऐसी होती है जिनके अंदर ट्रेनिंग कराई जाती है। और ट्रेनिंग जो है, कई पोस्ट तो ऐसी है जिनमें 6-6 महीने तक ट्रेनिंग यहाँ पर होती है। तो देखिए ऐसी पोस्ट जिनके अंदर ट्रेनिंग नहीं करवाई जाती है तो उनमें आपको सीधा ज्वाइनिंग करा दिया जाता है। तो उस समय आप जो है, आपके जो भी इंचार्ज हैं उनको यहाँ पर एनओसी के लिए एप्लीकेशन दे सकते हो। लेकिन उससे पहले जब आपकी ज्वाइनिंग होती है ना, जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग होती है, पहला केस जहाँ पे ट्रेनिंग नहीं होती है, ऐसी पोस्ट के अंदर जब आपकी ज्वाइनिंग कराई जाती है, जैसे मैं ट्रैक मेंटेनर की बताऊं, तो ट्रैक मेंटेनर में क्या होता है कि कई बार जो है ट्रेनिंग तो करवाते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो डिवीजन वाले ट्रेनिंग कराएं, वो एडीएन ऑफिस या एसएससी ऑफिस में भी करवा देते हैं। तो वहाँ पे क्या, जब आपको शपथ ग्रहण करवाया जाता है आपकी जॉब के लिए, तो उस टाइम पे आपसे पूछा जाता है कि अगर आपने किसी का फॉर्म डाल रखा है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो आप उसकी डिटेल दीजिए, उसका ब्यौरा दीजिए। तो आपको दोस्तों वहाँ पे आपकी जो डिटेल है यहाँ पर दे देनी है। अब बात करते हैं ऐसी पोस्ट जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग कंपलसरी है। अब देखिए यहाँ पर क्या, जैसे मैं पॉइंट्समैन हूँ, पॉइंट्समैन में ट्रेनिंग कंपलसरी है, जेई है, एएलपी है। इनमें क्या होता है कि ट्रेनिंग थोड़ी लंबी हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों आप एनओसी के लिए यहाँ पर अप्लाई तो कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एज ए ट्रेनिंग के रूप में भी आपको यहाँ पर एनओसी मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी ना, प्रॉपर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस प्रकार से ले सकते हैं। देखो जब आपकी, जैसे मैं पॉइंट्समैन की बात बताऊँ, मैं एज ए पॉइंट्समैन हूँ, तो जब मेरी यहाँ पर ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी, मेरे को वापस डिवीजन में रिपोर्ट करना रहेगा। तो डिवीजन में रिपोर्ट करने के बाद जब मेरे से शपथ ग्रहण करवाएंगे मेरे पद की, तो वहाँ पे ना मेरे से पूछा जाएगा कि अगर आपने कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रखा है किसी और नोटिफिकेशन के लिए, तो उसका ब्यौरा दीजिए। तो वहाँ पे आप उसका ब्यौरा दे सकते हैं। इससे क्या होगा, आप इंटीमेट कर रहे हैं रेलवे को कि भाई मैंने दूसरे का फॉर्म दे रखा है, ये हो गया इंटीमेशन। लेकिन एनओसी किस प्रकार से मिलेगी, तो एनओसी के लिए दोस्तों आपको एक परफॉर्म आता है, जो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ और टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। वो जो परफॉर्म है उसको भर के आपको दोस्तों उचित माध्यम के द्वारा, जो सीनियर डीपीओ होता है, या बोल सकते हैं डीआरएम स्थापना एस्टेब्लिशमेंट, उसके नाम पे आपको एप्लीकेशन लिखनी होती है और उसको पहुंचाना होता है एनओसी के लिए। अब इसमें क्या होता है, एक जो फॉर्म आता है एप्लीकेशन एनओसी की, वो देनी होती है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल, एचआरएमएस आईडी, पे ग्रेड, किस पे ग्रेड के लिए आपने अप्लाई किया है, आपका करंट पोस्ट क्या है, कौन से नोटिफिकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, वो आपको देना पड़ता है। इसके अलावा जो नोटिफिकेशन है उसका पहला पेज, इसके अलावा उस नोटिफिकेशन के अंदर आपका पे ग्रेड कौन सा है वो शो होना चाहिए। इसके अलावा कितनी पोस्ट है, इसके अलावा इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट क्या है ना, जिसके लिए आप एनओसी चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको, एक नोटिफिकेशन जो है, हो सकता है कि अलग अलग पेज में ये सारी चीज़ें हों, वो सारे पेज आपको एज ए कॉपी के रूप में अटैच करने हैं और कम से कम 203 कॉपीज के अंदर एनओसी आपको देनी होती है। तो इस प्रकार से आप एनओसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एज ए ट्रेनिंग है, तो ट्रेनिंग के रूम में भी आप जहाँ भी ट्रेनिंग कर रहे हैं आपके ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, उसके इंचार्ज को आप बोल सकते हैं कि सर इस प्रकार से मेरे को जो है एनओसी के लिए चाहिए। तो अगर लंबी ट्रेनिंग है जैसे 6 महीने की, तो वहाँ पे ये कंसीडर कर सकते हैं, आपकी एप्लीकेशन को पहुँचा सकते हैं। लेकिन जैसे आपकी ट्रेनिंग शॉर्ट है, जैसे पॉइंट्समैन की रही या और किसी की, तो जैसे आप वापस डिवीजन में रिपोर्ट करने के लिए जाएंगे, तो वहाँ दोस्तों आप इसका ब्यौरा दे सकते हैं कि मैंने इस प्रकार से अदर जॉब में अप्लाई कर रखा है, मेरे को एनओसी चाहिए। एक तो इंटीमेट करना होता है और एक दोस्तों आपको यहाँ पर एनओसी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। इंटीमेट तो आप कर देंगे जब आप ज्वाइन होगी। अब किस प्रकार से आपको फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या टर्म्स कंडीशन होती है एनओसी की, उसके बारे में बात करते हैं। तो मैं अभी आपको लेटेस्ट ये ऑफिस का लेटर दिखा रहा हूँ अजमेर डिवीजन का। तो यहाँ पर देखिए, ये 2 तरीके से एनओसी आपको ले सकते हैं। एक तो हाई एजुकेशन के लिए, एक आपका उच्च पे ग्रेड में जॉब लेने के लिए। तो मैं आपको पहले एजुकेशन वाला दिखा देता हूँ और फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। देखिए, उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु स्वयं पाठी के रूप में परीक्षा में बैठने की विभागीय अनुमति प्रदान करना, यानी कि ध्यान रखना ये स्वयं पाठी के रूप में है। मतलब आप कॉलेज नहीं जा सकते, रेगुलर स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन आप सिर्फ स्वयं पाठी यानी कि घर से प्रिपरेशन करके और एग्जाम दे सकते हैं, उसके लिए एनओसी है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों बोल रखा है कि कर्मचारी को द सेंट्रल सिविल सर्विसेज
कंडक्ट रूल 1964 जो है उसके अनुसार रेल सेवा के दौरान उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विभागीय अनुमति लेना आवश्यक है। और इसमें दोस्तों यहाँ पर टर्म्स कंडीशन आपको दे रखी हैं। उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु जो प्रशासन है उसके कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। प्रार्थी द्वारा शिक्षण संस्थान में कार्यालय समय उपस्थिति नहीं दी जा सकती है और न ही शिक्षण संस्था में कक्षाओं उपस्थित हो सकते हैं। प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए इसके हेतु वांछित अवकाश का निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाना अपेक्षित है। यानी कि आपको छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, खुद की छुट्टी लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो है सक्षम अधिकारी है उससे पूछ के जाना पड़ेगा। अवकाश स्वीकृति के लिए प्रशासन बाध्य नहीं होगा। आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को एनओसी रेलवे ने दे दी है तो आप मेरे को एग्ज़ाम बैठने के लिए मतलब मेरे को रिलीव करो या छुट्टी दो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे दोस्तों आवेदन में कर्मचारी को पूर्ण पाठ्यक्रम कोर्स का उल्लेख करना होगा और जिससे कर्मचारी को पूरे पाठ्यक्रम कोर्स के लिए एक बार ही विभागीय अनुमति प्रदान की जा सके। ये भी आपको ध्यान रखना है कि भाई आपको पूरा मेंशन कर देना है कि आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो वगैरह सब कुछ है। विभागीय अनुमति लेने हेतु निर्धारित जो परफॉर्मा है उसमें आपको आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले आपको देना आवश्यक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। बिना विभागीय अनुमति के अगर आपको शैक्षणिक योग्यता अगर आप लेते हैं तो वो आपके सर्विस रिकॉर्ड में ऐड नहीं होगी और उसके बिहाफ पे दोस्तों आप जो है रेलवे के अंदर जो डिपार्टमेंट एग्जाम आती है उनका बेनिफिट नहीं ले सकते। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मैं फिलहाल मान लो मैं ग्रेजुएट हूँ और मैं रेलवे से एनओसी नहीं लेता हूँ और मैंने मान लो पोस्ट ग्रेजुएट कर ली या आईटीआई कर ली, डिप्लोमा कर लिया, लेकिन आईटीआई के बिहाफ पे मान लो कोई टेक्नीशियन की वैकेंसी आ गई और मैं रेलवे को बताता हूँ तो वो जो है मेरी जो आईटीआई है वो ऐड नहीं हो सकती मेरे सर्विस रिकॉर्ड में और मैं जो डिपार्टमेंट एग्जाम है वो जो है नहीं ले सकता। अगर आप परफॉर्मा एक निश्चित परफॉर्मा के अंदर जानकारी नहीं देंगे तो हो सकता है आपको एनओसी नहीं मिले। यहाँ पर देखो ये आपका परफॉर्मा है, मंडल रेल प्रबंधक स्थापना, जैसे मैंने आपको बताया था। यहाँ पर देखिए आपको ये उच्च शिक्षा के और उच्च अध्ययन के लिए विभागीय अनुमति है। इसमें आपको बेसिक डिटेल यहाँ पर भरनी है जो भी है और आपको ये जो फॉर्म है या एप्लीकेशन है इसके साथ आपको अटैच करना है। आपका जो भी फॉर्म आपने डाल रखा है उसकी कॉपी और इसको उचित माध्यम के द्वारा जो है DRM एस्टेब्लिशमेंट के पास पहुंचाना है, तभी आपको एनओसी यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा। और एनओसी आने में कम से कम आप मान के चलिए कि 15 से 20 दिन मिनिमम है, बाकी मैक्सिमम देखो ये डिपेंड करता है कि पर्सनल डिपार्टमेंट के पास कितना सारा वर्कलोड है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो हायर पे ग्रेड के लिए है एनओसी उसके लिए कैसे अप्लाई करते हैं और उसमें क्या टर्म्स कंडीशन है। तो यहाँ पे देखिए ये भी ऑफिशियल ऑर्डर है उत्तर पश्चिम रेलवे अजमेर डिवीजन का। उच्च पद पे ग्रेड के लिए आवेदन करने के लिए परीक्षा में सम्मिलित होने हेतु विभागीय अनुमति प्रदान करने के संदर्भ में। तो यहाँ पर देखिए इंडियन रेलवे का जो मैनुअल है IREM, तो उसमें पैरा नंबर 1401 के अनुसार आपको रेलवे बोर्ड के द्वारा समय समय पर जो भी निर्देश जारी किए जाते हैं एनओसी के लिए उसकी टर्म्स कंडीशन निम्न प्रकार से है। पहली टर्म्स कंडीशन वही है कि परीक्षा में बैठने के लिए अगर आपने एनओसी ले रखी है तो आपको प्रशासनिक कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि स्टेशन पे कोई वर्कर नहीं है, मतलब अपॉइंट्समैन अकेले और वहाँ पे आपका रिलीवर नहीं मिल रहा था आप बोलो कि मेरे को तो एनओसी मिली हुई मेरे को जाना ही है, ऐसा नहीं है। दूसरा आपको दोस्तों जो हायर पे ग्रेड के लिए जो भी एग्ज़ाम होनी है उसमें बैठने के लिए आपको खुद को अवकाश लेना पड़ेगा। प्रशासन आपको अवकाश स्वीकृति के लिए बाध्य नहीं है, यानी कि आप बोल नहीं सकते कि भाई मेरे को तो छुट्टी चाहिए ही। प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हुए इसमें वांछित अवकाश पर निर्णय सक्षम अधिकारी द्वारा लिया जाएगा। परीक्षा में चयन होने पर कर्मचारी को उपयुक्त रिलीवर मिलने पर ही कार्यमुक्त किया जाएगा। मतलब आपका सिलेक्शन अगर हो गया हाई पे ग्रेड पे तो आपको जब तक रेलवे को रिलीवर नहीं मिलता, यानी कि आप ही जगह दूसरा कैंडिडेट नहीं मिलता है ड्यूटी करने के लिए, तब तक आपको छोड़ा नहीं जाएगा। और आपको जो एनओसी दी जा रही है उसे दोस्तों कभी भी प्रशासनिक हित में कैंसिल किया जा सकता है। और ध्यान नहीं रखना है कि जो ये आपकी एनओसी है वो हाई पे ग्रेड के लिए मान्य है, यानी कि समान पे ग्रेड के लिए समान ओहदे के लिए ये अनुमति मान्य नहीं है और आपका स्थानांतरण प्रशासनिक हित में कहीं भी किया जा सकता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए बिना विभागीय अनुमति अगर आपने नहीं ली है एनओसी तो दोस्तों आप टेक्निकल डिज़ाइन नहीं दे सकते। टेक्निकल डिज़ाइन नॉन टेक्निकल डिज़ाइन के ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है। बस सिंपली आप ये समझ लीजिए कि टेक्निकल डिज़ाइन में क्या होता है कि आपको पैसा नहीं भरना पड़ता है और अगर रेलवे टू रेलवे में जाते हो तो आपकी छुट्टियाँ वगैरह और आपको पे फिक्सेशन वगैरह मिल जाता है ऐसा कैसा। लेकिन अगर आप नॉन टेक्निकल दे के जाते हो एनओसी नहीं मिलती है तो आपको 1 महीने का MR भरना पड़ता है और फिर आपकी छुट्टियाँ वगैरह सब लैप्स हो जाती हैं। और यहाँ पर देखिए आगे बोल रखा है संबंधित वर्ष में दी गई विभागीय अनुमति की गणना आवेदन करने की अंतिम तिथि से पहले की जानी चाहिए, यानी कि अंतिम तिथि हो उससे पहले आप अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और ये रहा दोस्तों आपका वो फॉर्म हायर पे ग्रेड के लिए एनओसी के लिए। इस प्रकार से आपको एप्लीकेशन जो इसको प्रिंट आउट निकाल के भरना है। इसमें आपकी बेसिक डिटेल HRMS ID पदनाम वगैरह भरना है। और वही मैंने आपको बता दिया है कि जब आप एनओसी के लिए अप्लाई करें तो इसमें आपका जो भी
आपका जो भी नोटिफिकेशन है जिसके लिए आप अप्लाई किया, जैसे रीट के लिए अप्लाई किया है तो रीट का जो नोटिफिकेशन निकला था उसका पहला पेज, दूसरा पेज वो लेना है जिसके अंदर आपको जो वैकेंसीज हैं वो दिखाई जा रही हैं, और तीसरा ऐसा पेज लेना है जिसके अंदर आपको लास्ट डेट शो कर रही हो फॉर्म भरने की, वो चीज़ आपको अटैच करनी है। अदरवाइज़ आपका जो एनओसी है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको पूरा बताने की कोशिश किया है कि एनओसी किस प्रकार से ले सकते हैं, और हायर पे ग्रेड के लिए और हाई एजुकेशन के लिए किस प्रकार से एनओसी आप ले सकते हैं। बाकी किसी प्रकार का डाउट रहेगा आप कमेंट कीजिए, हम रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।